नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम रीड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम CDP यानी बाल विकास पार्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, यानी बाह्य आभास के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण और प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। देखिए, प्रेक्षणात्मक मतलब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। गहन मतलब डीप, ठीक है, और मानकीय मतलब स्टैंडर्ड, तो और सतही मतलब सरफेस। तो जो बाहरी आभास के आधार पर हमें दिखाई देता है, यानी बाहरी आभास यानी हम किसी चीज़ को देख कर, जैसे, ठीक है, तो जिसको बाहरी आभास के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन होता है वो क्या कहलाता है? सतही दृष्टिकोण कहलाता है, यानी उसका सिर्फ सरफेस से देखना, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर जिसको कहते हैं हम देखना, वो होता है आपका सतही दृष्टिकोण। तो बाहरी आभास के आधार पर जो व्यक्तित्व का दृष्टिकोण होगा वो क्या कहलाएगा? सतही दृष्टिकोण कहलाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भेद किस किस में पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गति वाही योग्यता में और सभी में। देखिए, व्यक्तित्व भेद यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का यहाँ पर क्वेश्चन आया है। व्यक्तिगत विभिन्नता किस किस चीज में पाई जाती है? देखो, बौद्धिक स्तर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी की IQ जो होती है वो अलग अलग होती है। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड में भी पाई जाती है, क्योंकि सभी का दृष्टिकोण, सभी का नजरिया अलग अलग होता है। गति वाही योग्यता यानी कि एक्टिविटीज में, ठीक है, तो वहाँ भी हर व्यक्ति जो है मोटर डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेजेस पे हमें क्या होता है? सभी चीज़ों में हमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। बात करते हैं गाइज अब यहाँ पे टॉपिक की। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, ठीक है, एक तो व्यक्तिगत विभिन्नता से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कैसे बनेगा? एक तो बनेगा आपका फैक्ट वाला, ठीक है, जो भी इसमें छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो आपको तैयार करने हैं। साथ ही साथ इसके अंदर, इसके साथ साथ आपको जो भी टर्मन की एक स्टेज है, ठीक है, टर्मन की एक टेबल है, उसको जरूर आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स के क्वेश्चन पूछता है। जैसे 28 से 38 के बीच में जो किसी का अगर IQ लेवल है तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे तो टर्मन की टेबल तैयार करनी है। एक व्यक्तिगत विभिन्नता से छोटे छोटे टॉपिक, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता जो कंसेप्ट वो किसने दिया था, ठीक है, या कौन से सन में दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो इसमें या व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जो विशेषता होती है वो क्या होती है। साथ ही साथ इसमें आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, एक आपको सृजनात्मक बच्चे पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। सृजनात्मक से क्वेश्चन आता है, प्रतिभाशाली से क्वेश्चन आता है, साथ ही साथ एक मंद बुद्धि से जरूर क्वेश्चन आता है। तो ये 3 तो जरूर पढ़ के जानने हैं आपको। बात करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ये आपका चिंतन से आया है, ठीक है, यानी कि जो आपके मानसिक पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कह सकते हैं, वहाँ से आया। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या जरूरी है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क और समस्या। अब देखो, चिंतन यानी किसी भी चीज़ के ऊपर आपको विचार करना है, तो विचार कहाँ से शुरू होता है? जब आपके सामने कोई ना कोई क्या होगी? समस्या होगी, ठीक है। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तभी हम उसको ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सपोज प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हमारी लाइफ में स्मूथली चल रही होगी लाइफ, तो हम क्यों ही सोचेंगे, ठीक है। हम ज़्यादातर जो क्रिएटिव माइंड जो निकलता है ना, वो समस्याओं से ही निकलता है, ठीक है, या हमारे जो भी हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं नए नए, या हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं? समस्याओं की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो जाता है ये, तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने? देखो, यहाँ पर मैंने आपको अभी पहले भी लास्ट वीडियो में भी बताया कि बुद्धि लब्धि से हमेशा क्वेश्चन आता है। बुद्धि में अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 तरह से बनता है। एक बुद्धि लब्धि के फैक्ट से, जैसे कि बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, या बुद्धि शब्द किसने दिया था, ठीक है, या बुद्धि पर खोज किसने की थी, सर्वप्रथम किसने की थी, ठीक है, किस किस का योगदान है, टर्मन ने क्या कहा था, किसकी क्या स्टेटमेंट है। बुद्धि की छोटी छोटी जो आपकी कोटेशन होती है वहाँ से आ जाता है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, इसमें बुद्धि लब्धि से टर्मन की टेबल से ही बनता है बुद्धि में, ठीक है, टर्मन की टेबल से। तीसरा इसमें बनता है आपकी बुद्धि के प्रकार से, और बुद्धि के प्रकार में भी स्पेशली, बाकी तो सब आपको बेसिक पढ़ना है, ज़्यादातर जिसको पढ़ना है मोटे तौर पर वो है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर की थ्योरी है, उसको पढ़ना जरूरी है। तो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत सबसे पहले किसने विकसित किया था, ये पूछ रहा है। तो किसने विकसित किया था? टर्मन, स्टर्न, रीड और कैटल। तो बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया था? टर्मन ने दिया था, ठीक है, इसीलिए। और बुद्धि लब्धि की जो टेबल है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस है टर्मन की ही, उसी के आधार पर आपके जो वर्गीकरण किया जाता है। तो आपको ज़रूर टर्मन टेबल पता होनी चाहिए, और ये भी इसके जो फैक्ट है वो भी ज़रूर ध्यान रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन से प्रेरक प्रबल होते हैं, ठीक है। प्रगतिशील परिवारों में
बच्चों में अपेक्षाकृत कौन से प्रेरक प्रबल होते हैं, ये पूछ रहा है। किसमें? प्रगतिशील में। अब आपको ध्यान रखना है, यानी जो प्रोग्रेसिव फैमिलीज होती हैं उनमें किस तरह का जो प्रेरक है वो प्रबल होता है। तो संबंधन, उपलब्धि, जिज्ञासा और आक्रामकता। देखो आक्रामक तो समय नेगेटिव आंसर है, गलत है। ठीक है, ये तो जैसे ज़्यादा जो पिछड़े परिवार वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को देखने को मिलता है। या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पर जैसे कि जो समस्याग्रस्त बच्चे होते हैं ना, ठीक है, उस तरह के बच्चों में मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर दो ऑप्शन बन सकते, एक तो संबंधन बिल्कुल गलत है, दो ऑप्शन बनते हैं, जिज्ञासा और उपलब्धि। अब आपको क्या करना है, डिलीटिंग मेथड यूज़ करना है। देखो उपलब्धि और जिज्ञासा, प्रगतिशील वालों में क्या होती है, हमेशा अचीवमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, उपलब्धि जो मोटिवेशन है उनके अंदर वो रहता है, वो उपलब्धि के लिए काम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उपलब्धि आंसर हो जाएगा। तो डिलीटिंग मेथड यूज़ करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन से पिछड़ेपन का कारण नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, पिछड़े। अब वही आ गया, देखो मंदबुद्धि, पिछड़ेपन, इन्हीं से क्वेश्चन जरूर आते हैं। पिछड़ेपन का कारण नहीं है, सिंपल है, इसको नहीं भी पढ़ा होगा तब भी कर देंगे। सामान्य बुद्धि का अभाव, तो ये तो पिछड़ेपन का कारण होता है। तो ये तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, जो भी नहीं होता उसको पहले अंडरलाइन कर लो, फिर उसके बाद ऑप्शन को पढ़ेंगे। सामान्य बुद्धि का अभाव है तो ये तो इसकी कमी है, तो इसका मतलब ये तो कारण है, इसमें पूछे नहीं है तो ये तो नहीं होगा। शारीरिक दोष, ये भी एक कारण है पिछड़ेपन का। विशिष्ट पिछड़ापन, ये भी एक कारण है पिछड़ेपन का। स्वस्थ वातावरण उसका क्या है, कारण नहीं है। यानी स्वस्थ वातावरण अगर मिलेगा तो उसके अंदर पिछड़ापन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो पिछड़ापन क्या होगा, नहीं होगा। तो पिछड़ापन नहीं पूछा है, तो स्वस्थ वातावरण आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी नहीं वाले आते पहले अंडरलाइन करो, उसके बाद क्वेश्चन को रीड करना है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमेशा व्यक्तित्व के वर्गीकरण से जरूर क्वेश्चन आता है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, या फिर आप इसमें कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण के अंदर जो श्रेणियाँ होती है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ठीक है, व्यक्तित्व का प्रकारात्मक, पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, प्रकारात्मक किसने दिया था, शेल्डन ने, कैटल ने, मुन ने, हिपोक्रेटस ने। तो हिपोक्रेटस ने दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत। देखो वही आ गया, सामान्य और विशिष्ट कारक, ये बुद्धि से आ गया। ठीक है, तो यानी किसने बताया था कि, अब आपको ध्यान होना चाहिए, देखो बिन्ने ने कितने बताया था, बिन्ने ने एक तरह की बुद्धि बताई थी, एक प्रकार की बुद्धि, जिसने इसने खाली सामान्य बुद्धि का जिक्र किया था। स्पीयरमैन ने कितने बताई थी, दो बताई थी। थर्स्टन ने और गिलफोर्ड ने। तो क्या आ जाएगा, सिंपल है, स्पीयरमैन ने ही दो बताई थी, कौन सी, सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। स्पीयरमैन ने दो बताई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि। 100% क्वेश्चन आएगा वहाँ से, तो वो तो आपको जरूर पढ़नी है 100% बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बाकी को थोड़ा थोड़ा फैक्ट आपको पढ़ के जाना, जैसे कौन सा प्रिंसिपल किसने दिया था। तनाव को कम करना, अब देखो यहाँ पर जो है व्यक्तित्व की जो अप्रत्यक्ष युक्ति होती है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको रक्षात्मक यांत्रिका जो भी होती है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो युक्तियाँ होती हैं वो जरूर पढ़नी है। ठीक है, तो तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं, सिंपल है, क्या कहलाता है, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, जब भी कोई स्ट्रेस होता है तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्षतिपूर्ति क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है मान लो वो दिव्यांग है, ठीक है, तो वो जैसे एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता लेकिन वो एकेडमिक्स में अच्छा करके जाता है, तो वो क्या है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी अपने स्ट्रेस को कम कर रहा है। ठीक है, अचीव करके स्ट्रेस को कम कर रहा है। या इसके अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हैं, जैसे कि किसी भी स्ट्रेस आता है तो उसको एक तो डायरेक्टली नेगलेक्ट कर देना, अपने गोल को चेंज कर लेना। ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष होता है जिसमें कि आप क्षतिपूर्ति वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर जैसे आपने रैशनलिज्म पढ़ा होगा, या आइडेंटिफिकेशन, यानी मतलब जैसे दूसरों के ऊपर बर्डन डाल दें। जैसे पेपर हार्ड आया तो क्या होता है, हम जनरली क्या कहते हैं, नहीं पेपर वाले ने पेपर हार्ड जान करके बनाया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रक्षात्मक युक्ति है। ठीक है, यानी अपने स्ट्रेस को कम कर रहे हैं हम दूसरे के ऊपर अपना दोष डालकर। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये जो विधियाँ होती है ना इसकी जो, वो जरूर पढ़नी है आपको, वहाँ से 101% क्वेश्चन आएगा एक। बात करते हैं नेक्स्ट, मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों में विभेद। ठीक है, मस्तिष्क की संरचना यानी हमारा एक तो माइंड का जो स्ट्रक्चर है और हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इसमें कह रहा है विभेद का परिणाम होता है, पूछा रहा है रिजल्ट। अगर माइंड की संरचना यानी हमारा जो माइंड स्ट्रक्चर है वो और हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग है, तो उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, डिसलेक्सिया निकलेगा। ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे पढ़ने में कमी है, समझने में कमी है, तो डिसलेक्सिया है। बात करते हैं नेक्स्ट, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि अच्छा इनके बीच में है, उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में। देखो वही आ गया, अभी मैंने आपको बताया था टर्मन टेबल से आएगा डायरेक्ट। क्या पूछा है, मानसिक न्यूनता यानी जो कहते हैं कि औसत से कम वाले। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, और इनमें से कोई नहीं।
मानसिक न्यूनता कह रहा है, यानी कि जो मेंटल डिसेबिलिटी वाले में आ गए। तो देखो एवरेज एक राउंड ऑफ में आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे औसत होता है ना, औसत को याद कर लो। जो सामान्य बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, वो होते हैं 90 वाले, 90 से 110 के बीच में, 90 से 110 के बीच में। इनसे नीचे वाले जो भी होते हैं वो सब मतलब मंद बुद्धि की श्रेणी में चले जाते हैं, मानसिक न्यूनता वाली में श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो रहते हैं, ठीक है, वो थोड़े पिछड़े में आ जाते हैं। जैसे 70 से 80 के बीच वाले हो गए, वो क्या थोड़ा सा पिछड़ा, यानी धीरे सीख रहे हैं, धीमे धीमे सीखते हैं, ठीक है। लेकिन 70 से कम वाले क्या होते हैं, मानसिक न्यूनता की श्रेणी में चले जाते हैं, ठीक है। जो 0 से 70 वाली कैटेगरी हो जाती है उसमें पूरे मानसिक न्यूनता है, यानी उसमें आप जड़ बुद्धि भी आ जाते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से पिछड़े हुए भी आ जाते हैं, जड़ बुद्धि आ जाते हैं, और जो बिल्कुल भी नहीं सीख पाते उस तरह के स्टूडेंट भी आ जाते हैं। तो 70 से कम आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की, अब क्या कह रहा है, अमूर्तमान, अगर आप वर्ड को पकड़ गए तो आप इजीली कर लेंगे। अमूर्तमान का मतलब होता है जो हमें प्रैक्टिकल रूप से दिखाई नहीं देते। जैसे अगर आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है वो सीधा थ्योरी यानी अमूर्त शब्दों को समझ गया, ठीक है, उसको पिक्चर्स वगैरह नहीं दिखाई जा रही है, कोई एक्टिविटी नहीं करवाई जा रही है, वो रिटर्न चीज़ें हैं उनको ही पढ़कर समझ जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, किसके अंदर ये योग्यता होती है, पिछड़े हुए में, मानसिक रूप से प्रतिभाशाली, और इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंदर जो अमूर्त शब्दों को ग्रहण करने की जो योग्यता होती है वो होती है प्रतिभाशाली के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि वो अपने जो एज के बच्चे होते हैं उनसे एडवांस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे एक स्टेज है तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि सपोज अगर कोई बच्चा है वो 8th क्लास में है सपोज, या 5th क्लास में है, तो वो तो क्या है कि देख कर चीज़ों को समझेगा, एक्टिविटी वगैरह से कराएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बिना एक्टिविटी के भी जो चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, या उनके सामने कोई एग्जाम्पल अगर लाइव रख दिया, ठीक है, तो भी वो उस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको सोल्व कर लेते हैं अपने माइंड का यूज़ करके। तो उनके अंदर क्या है, अमूर्त प्रत्ययों को समझने की योग्यता होती है। तो ध्यान रखना है इस तरह से आपको। कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मानक, निर्माणात्मक, सीसीई और योगात्मक। देखो मूल्यांकन से मैंने आपको बताया था, मूल्यांकन यूनिट से 100% क्वेश्चन आएगा, यूनिट से आएंगे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, और ये यूनिट ऐसी है जो आपको सभी सब्जेक्ट के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसको मूल्यांकन यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा इसमें जिसमें कि आपको योगात्मक और निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव और सबमेटिव दोनों का बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन किसके उदाहरण है, ठीक है। जैसे यूनिट टेस्ट किसका उदाहरण है, या वार्षिक छमाही परीक्षा किसका उदाहरण है, वार्षिक परीक्षा किसका उदाहरण है, इस तरह से पढ़ना है, यानी फॉर्मेटिव को पढ़ना है, सबमेटिव को पढ़ना है। दूसरा इसमें आ जाता है, एक होता है क्लियर सीसी से ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब चाहे इसमें सीसी की योग्यता पूछ ले, चाहे इसमें सीसी का कोई ईयर वाइज भी पूछ सकता है, कब शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया गया था, राजस्थान में कब स्टार्ट हुआ, इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है पूछ रहा है। और तीसरा इसमें जो प्रश्न मापन से भी आ जाता है एक बार, ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रश्न बनते हैं। बात कर रहा है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मानक, योगात्मक, निर्माणात्मक और सीसी। तो निर्माणात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होता है, योगात्मक सबमेटिव असेसमेंट भी होता है, और सीसी भी होता है। क्या नहीं होता, मानक नहीं होता, ठीक है। मानक मतलब स्टैंडर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है, तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव यानी सीखने के लिए मोटिवेशन को नहीं देना, सामाजिक रूप से वंचित की ये तो है, ठीक है। सृजनशीलता को अवसर नहीं मिलना, ये भी समस्या है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, तो कभी भी अगर हम किसी को रहने के लिए स्वस्थ परिवेश देंगे तो ये क्या है, उसकी समस्या नहीं है, ठीक है। ये तो उसको मोटिवेट करता है सीखने के लिए। तो इस तरह से आपको वर्ड को पकड़ लेना है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, विद्यार्थी क्या होता है, आश्रित चर, स्वतंत्र, मध्यस्थ। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी जो होता है ना, स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होता है, आश्रित होता है, यानी डिपेंड होता है किस पर, टीचर पर, ठीक है। या फिर आपके कह सकते हैं आप जो भी टीचिंग मटेरियल्स होते हैं उन पर, क्योंकि जिस तरह का टीचर पढ़ाएगा या जिस तरह का टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड होगा उसी तरह का इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। तो विद्यार्थी क्या है, आश्रित चर होता है। अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी टीचिंग मटेरियल है या पाठ्यपुस्तक है, ठीक है, तो वो क्या है, पाठ्यपुस्तक क्या है, तो पाठ्यपुस्तक क्या है, मध्यस्थ है, ठीक है। पाठ्यपुस्तक क्या होगी, मध्यस्थ होगी। और स्वतंत्र अगर बात करता है तो टीचर क्या है, तो टीचर जो होता है वो स्वतंत्र चर होता है, ठीक है। और स्टूडेंट क्या होता है, वो आश्रित चर होता है। तो इस तरह से ये तीनों आपसे रिपीट कर लिए जाते हैं, ठीक है, बार बार पूछते ही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। RT 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे यानी एक वीक में कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ठीक है। एक वीक में पूछ रहा है, एक हफ्ते में, एक सप्ताह में
कितने घंटे काम करता है एक टीचर, कितने करने चाहिए, तो 45 घंटे करने चाहिए। ठीक है, RT 2009 क्या कहता है कि शिक्षक को एक हफ्ते में कम से कम 45 घंटे पूरे करने जरूरी हैं टीचिंग के। ठीक है, यानी वर्किंग आवर्स आप कह सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, NCF 2005 बल देता है किस पर, करके सीखने पर, रटने पर। देखो रटने पर तो कोई भी एक्ट जो है वो बल नहीं देता है, समस्या हल करने पर और ये सभी। तो किस पर बल देता है, अगर यहाँ पर रटने की जगह होता समझने पर, ठीक है, तो यहाँ पर फिर सारे ऑप्शन हो जाते हैं, हल समस्या हल करने पर भी, करके सीखने पे भी। लेकिन ये यहाँ पर ये ऑप्शन गलत आ गया, रटने पर। तो रटने पर तो नहीं देता, तो फिर एक ही आंसर होगा क्या, करके सीखने पर। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव। शैक्षिक उद्देश्य तो होते ही हैं। ठीक है, सबसे पहले टीचर उद्देश्य ही रखते हैं कि क्या उसको अचीव करवाना है। ठीक है, क्या उसको समझाना है। नेक्स्ट मूल्यांकन, इवैल्यूएशन तो होता ही है। अधिगम अनुभव और शिक्षण अनुभव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है एक है शिक्षण अनुभव और एक होता है अधिगम अनुभव। तो यहाँ पर डिफरेंस समझना जरूरी है। अधिगम अनुभव होता है जहाँ पर हम चीज़ों को जो स्टूडेंट जो सीख रहा है उसको कहते हैं अधिगम अनुभव। और शिक्षण अनुभव यानी टीचर का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर टीचर का एक्सपीरियंस पार्ट नहीं होता मूल्यांकन का, तो ये आंसर गलत है इसका। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, शिक्षण अनुभव, क्योंकि शिक्षण अनुभव पार्ट नहीं होता, अधिगम अनुभव पार्ट होता है। क्योंकि इवैल्यूएशन में क्या चीज़ मेजर की जाती है कि बच्चे ने क्या सीखा है। तो इस तरह से आपको वर्ड को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान, अब देखो क्रियात्मक अनुसंधान से 101% एक क्वेश्चन आता ही है। कई बार इसमें पूछा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में और मौलिक अनुसंधान में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा इसमें बनता है जैसे क्रियात्मक की विशेषता के ऊपर पूछ लिया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता के ऊपर। और तीसरा इसमें कई बार फैक्ट पूछा जाता है, जैसे जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसने दिया था, वो शब्द किसने दिया था, या सबसे पहले वो सिद्धांत किसने दिया था। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, तो तीनों पढ़ के जानने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। नेक्स्ट, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है। ठीक है, तो समस्याओं का हल प्रैक्टिस में तो लिया जाता है लेकिन उसका इवैल्यूएशन नहीं किया जाता, ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि जैसे पहले प्रॉब्लम होती है स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना, पहले उसको सोल्व करवाया जाता है और फिर उसका इवैल्यूएशन भी किया जाता है कि क्या जो हमने प्रिंसिपल उसके लिए बनाया है क्या वो फॉलो हो रहा है, क्या उससे प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तो उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे कह सकते हैं पर्यावरण या वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा था। ठीक है, पर्यावरण वह या वातावरण आप कह सकते हैं वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था ये, पर्यावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो ये वुडवर्थ, एनोस्टसी और रोस और इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था, रोस ने कहा था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एक दो कोटेशन तो कम से कम आएगी ही आएगी। तो अगर आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हो तो आप कर लीजिए, नहीं तो इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 2 कोटेशन आएगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे करके जाएँ या बाकी क्वेश्चन को आप अच्छे से तरीके से तैयार करके जाएँ। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी एज पर, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष और 6 वर्ष। तो क्या आ जाएगा, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण कब विकास होता है, 11 वर्ष में, क्योंकि इससे पहले तो जैसे छोटा होता है। ठीक है, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक का या 9 साल, 8 साल तक का भी होता है, तो उसके अंदर तर्क नहीं होता। ठीक है, और जिज्ञासा भी है वो पढ़ने के बाद आती है, यानी 6-7 साल के आसपास शुरू होती है। ठीक है, और निरीक्षण शक्ति है वो तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में शुरू होती है। तो यानी कि ये 11 वर्ष से ही इसका विकास होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्नायु मंडल ये भी होता है, मांसपेशियों में वृद्धि भी होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये जो बाल विकास वाली स्टेज है। ठीक है, विकास की विशेषताओं से क्वेश्चन आया है, ये वृद्धि और विकास वाले जो पार्ट है वहाँ से आया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वृद्धि और विकास से एक क्वेश्चन आएगा और वृद्धि विकास का डिफरेंस पढ़ना है एक तो, और दूसरा जो विकास के जो सिद्धांत होते हैं वहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, विकास के जो सिद्धांत होते हैं जैसे कि सिर से पैर तक का सिद्धांत है। ठीक है, या एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नई नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति, तो देखो शैशव अवस्था में तो जाता ही नहीं है बात।
प्रौढ़ अवस्था में बिल्कुल नहीं है। उत्तर बाल्य और किशोर बच गया। तो किशोर अवस्था में तो क्या है कि वयस्क अवस्था आती है, यानी सेम एज ग्रुप वालों से रिलेशन रखता है, लेकिन नई नई खोज करने की जो एज होती है वो होती है उत्तर बाल्यकाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत क्या कहता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत। तो ये क्या कह रहा है? अधिगम अंतरण, यानी ये आइडेंटिफिकेशन वाली बात कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिकल जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल किसकी बात कर रहा है? अनुरूपों तत्वों का सिद्धांत आएगा इसका आंसर, ठीक है। अधिगम अंतरण क्या होगा? थॉर्नडाइक प्रिंसिपल, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो मैंने आपको बताया था वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। वातावरण और वंशानुक्रम से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता का तो होता ही है, भिन्नता का भी होता है, प्रत्यागमन का भी होता है। कौन सा नहीं होता? अभिप्रेरणा का, ठीक है। अभिप्रेरणा का कोई नियम नहीं है वंशानुक्रम में। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है। कब? दृष्टि यानी देखना और सुनना, ठीक है, कब तक डेवलप, पूरी तरह से डेवलप हो जाती है? 3 से 4, 6 से 7, 8 से 9। तो 8 से 9 आंसर हो जाएगा। 8 से 9 तक जो दृश्य और श्रव्य इंद्रियां होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है 8 से 9 साल। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक, अनुकूलन, मनोविज्ञान, मनोदैहिक और वातावरण। संकेत अधिगम की बात कर रहा है, ठीक है। तो संकेत अधिगम में क्या आता है? पारंपरिक, अनुकूलन। तो आपको ध्यान रखना है संकेत अधिगम। अब ये अधिगम से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक तो ज्ञान के अधिगम प्रिंसिपल से, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं जैसे अधिगम का स्थानांतरण भी हो गया, ठीक है, स्थानांतरण से भी आ जाता है कई बार। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है? ठीक है, तो अर्जित, भूख तो जन्मजात होती है, विश्राम भी विश्राम जो है, विश्राम, पुरस्कार और रुचि। तो देखो पुरस्कार और रुचि दोनों ही अर्जित है, ठीक है। पुरस्कार भी बाहर से अर्जित किया जाता है, तो विश्राम तो बेसिक ही है, तो ये नहीं होगा। पुरस्कार भी बाहर से अर्जित किया जाता है और इंटरेस्ट भी बाद में ही क्रिएट होता है, ठीक है, जन्मजात नहीं होता, अर्जित होता है। तो दोनों आंसर सही है इसके, पुरस्कार और रुचि दोनों आ जाएंगे, पुरस्कार और रुचि दोनों। बात करते हैं नेक्स्ट, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक से तो होती है, भावात्मक से भी होते है, तो ए और बी दोनों आ जाएगा। चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, ठीक है, चिंतन किसका पहलू है? भाव का, क्रिया का, ज्ञान का, तो ज्ञान आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चिंतन हमेशा किससे रिलेट करता है? ज्ञान से। तो गाइज ये 30 क्वेश्चंस थे आपकी प्रीवियस ईयर पेपर के रीड के। नेक्स्ट में भी हम 30 क्वेश्चन फिर कवर करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है वहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट रीड नाम से प्ले लिस्ट है, उसको ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैंने सभी जो भी नोट्स वगैरह हैं उन सभी की PDF डाल दी है टेलीग्राम पर, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।